आपको मालूम होगा कि मेरे भाई राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की और मुझे बहुत गर्व है कि यहां तेलंगाना में श्री भट्टी विक्रमार्का जी ने भी एक बहुत लंबी यात्रा की। दोनों यात्राओं का मकसद था कि आपके बीच आकर आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी समस्याएं जिनका सामना आप रोज रोज करते हो उनको समझना और उनको सुलझाने की कोशिश करने की ये यात्राएं थी। कल रात को मैं अपनी माताजी सोनिया गांधी जी से बात कर रही थी तो उन्होंने पूछा तुम कहां हो? मैंने कहा आज मैं हैदराबाद हूं, कल मैं तेलंगाना के खम्मम क्षेत्र में और भट्टी जी के क्षेत्र में जाऊंगी। तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा तुम्हें याद होगा कि नहीं, लेकिन मुझे याद है कि तेलंगाना के लोगों ने कितना संघर्ष किया अपने प्रदेश को बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि बहुत ऐसी माताएं हैं तेलंगाना में जिनके बेटे शहीद हुए इस प्रदेश को बनाने के लिए। मां ने मेरे से पूछा कि तुम क्या भाषण देती हो, क्या बोलती हो तेलंगाना में? तो मैंने कहा मैं सच्चाई की बात करती हूं। आज का जो तेलंगाना है वहां कितना संघर्ष है, कितने संकटों का सामना मेरी बहनें और मेरे भाई कर रहे हैं उसकी बात करती हूं। तो मां ने कहा तेलंगाना का सपना था एक मजबूत सरकार बनती तो वो सपने साकार होते। जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना। तो मैं कह रही थी कि मेरी माताजी मुझे बता रही थी कि आपका एक सपना था कि एक अच्छी सरकार बने जो आपके लिए काम करके दिखाए ताकि आपका जो प्रदेश है जिसके लिए आपने खूब आंदोलन किया, संघर्ष किया, वो एक सुंदर और एक खुशहाल और एक मजबूत प्रदेश बन पाए। तो मां मां होती है, इसलिए एक और बात कही कि जो तुम जनता को बोलती हो, जिन गारंटीज की बात करती हो उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो मैंने मां से कहा कि हमारे सभी नेताओं ने संकल्प लिया है कि जो गारंटी हम आपके सामने लाए हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे। कल मैं एक बहन के घर गई थी और उससे बातचीत हो रही थी। हमारी गाड़ी रुकी थी, सड़क के साथ में ही एक छोटा सा घर था। तो मैंने देखा एक बहन और उनके पति वहां खड़े हैं, तो मैं अंदर चली गई बातचीत करने के लिए। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया और बताया कि अभी तक घर पूरा नहीं हुआ है क्योंकि बीआरएस ने कहा था कि कुछ पैसे दिलवाएंगे लेकिन वो पैसे किसी को मिले नहीं। खुद उन्होंने अपने पैसों से अपने आप एक सुंदर सा घर बनाया। मैंने पूछा किसको वोट देंगी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस को दूंगी। मुझे खुशी हुई लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आजकल जो आपके प्रदेश में राजनीति चल रही है वो अपने वादों को भूल गए, जो आपको सपने दिखाए थे उनको भूल गए और ऐसी राजनीति उन्होंने चलाई, ऐसी सरकार चलाई जिससे सिर्फ उन्हीं नेताओं का फायदा हुआ, अमीरों का फायदा हुआ, लेकिन मेरे गरीब भाई बहनों, मेरे किसान भाई बहनों, नौजवान भाई बहनों का कुछ फायदा नहीं हो पाया। आजाद भारत की जो राजनीति में जो परंपरा है वो महात्मा गांधी जी ने शुरू की। महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस के जितने भी नेता रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, जितने भी नेता रहे वो एक बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे और वो एक बात जो ये सब नेता समझते थे वो ये है कि इस देश में जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो नेता आपके प्रदेश की सरकार चला रहे हैं वो इस बात को भूल गए हैं और जो मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है बीजेपी की, उसके नेता भी ये बात पूरी तरह से भूल गए हैं। तो जब मैंने अपनी
मां से कहा कि मैं सच्चाई की बात करती हूं और जो आप संकटों का सामना कर रहे हो उनकी बात करती हूं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मैं जानती हूं कि यहां का किसान परेशान है। मैं जानती हूं कि आपके कर्ज को माफ करने की बात चलाई थी, लेकिन वो कर्ज माफ कभी नहीं हुए। यहां का किसान इतनी संकट में है कि महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, कमाई हो नहीं रही है, फसल का सही दाम नहीं मिलता और सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। महंगाई का सबसे बड़ा सामना मेरी बहनों को करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूं कि समाज का पूरा बोझ आप उठाती हो। आज आप यहां हो, मेरी बातों को सुनने के लिए आई हो, लेकिन जब घर जाओगी तो घर का काम करने के बिना नहीं सोओगी। मैं जानती हूं कि जिस दिन दिहाड़ी की कमाई नहीं आती, जिस दिन के खेती से कमाई नहीं होती, उस दिन आप तब तक नहीं सोती जब तक आपने सबको खिलाया। अगर आपको भूखा सोना पड़े तो आप भूखा सोती हैं। आप चाहे खेती में काम करती हो, चाहे जॉब करती हो, चाहे कुछ भी काम करती हो, लेकिन घर आके आप अपने बच्चों की परवरिश भी करती हो और पूरे परिवार का देखभाल करती हो। एक मां के लिए बच्चे के भविष्य से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आप मेहनत अपने बच्चों के लिए करती हैं, आप चाहती हैं कि वो मजबूत बने, उनको अच्छा रोजगार मिले, उनका भविष्य अच्छा बने। तो जब फीस नहीं भर पाती, या जब पाठशाला के लिए बच्चों के लिए कुछ किताबें या यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाती, या फिर बच्चों के लिए मार्केट जाके कुछ लेना है वो नहीं खरीद पाती, तो दिल पे चोट लगती है। जब बच्चे बड़े होते हैं और आपने उनको पढ़ाया लिखाया, किसी भी तरह से मेहनत कर करके पैसे जोड़ के उनकी फीस भरी, उनके लिए प्राइवेट में ट्यूशन दिलवाया, और वो बच्चे पेपर देते हैं भर्ती के लिए या जॉब को ढूंढने जाते हैं और पेपर लीक होता है, पेपर में भ्रष्टाचार होता है, या फिर उनको रोजगार इसलिए नहीं मिलता कि बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को, अपने मित्रों को रोजगार दिलवाने में व्यस्त हैं और आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो दिल पे चोट लगती है। जब एक नौजवान बच्चे की आशाएं टूटती हैं, जब उसका दिल टूटता है, तो इससे बड़ा दुख कोई माता पिता नहीं सह सकते। जिन नौजवानों ने तेलंगाना के आंदोलन में शहादत दी, उनके माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा आज, ये देखकर कि तेलंगाना में आज 10 साल बाद लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। उनके बच्चों ने जान दी ताकि आपका सपना साकार हो, ताकि आपके लिए रोजगार बने, ताकि तेलंगाना का नौजवान अपने पैरों पे खड़े होकर अपना भविष्य अपने हाथों में ले पाए। यहां हजारों नौजवान हैं खड़े। हाथ ऊपर करके बताओ, आप में से किसी को भी बीआरएस ने एक रोजगार दिया है? सब आप मुझे बताओ कि केसीआर जी के परिवार का एक एक सदस्य मंत्री है, उसका बड़ा बड़ा रोजगार है, बड़े बड़े बिजनेस है कि नहीं? आपके प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है। हजारों करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। आपको छोटे से छोटा काम चाहिए, आप कहीं जाते हैं, आपसे घूस मांगी जाती है, कमीशन मांगा जाता है। और बीआरएस के नेताओं के बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिनमें से वो निकलते ही नहीं है, आपके बीच चलते ही नहीं है। यहां हमारे नेता पूरे प्रदेश भर में यात्रा करके निकले, आपके बीच आए, बताइए उनके कोई नेता ने ऐसे किया है? इनकी नीतियां भी सही नहीं है। इनकी नीतियों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति और इनके नेता अमीर होते चले जा रहे हैं और जनता गरीब होती चली जा रही है। इनकी नीतियां ठीक नहीं है और इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। बहनें, जब बेटी की शादी तय करनी है और लड़का आता है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम देखते हैं इस लड़के की नीयत ठीक है कि नहीं, देखते हैं ना? तो नेताओं में भी सबसे बड़ी चीज यही होती है, नीयत क्या है, अंदर से क्या है। जो बाहर दिखावा हो रहा है वो ठीक है, लेकिन ये नेता अंदर से क्या चाहता है?
इंदिरा जी कहती थी कि जनता सच्चाई को पहचानती है, कहती थी कि जनता ईमानदार नेता को पहचानती है, कहती थी कि जनता नेता की नीयत पहचानती है। तो अब मुझे बताओ, 10 सालों से आप केसीआर जी की सरकार देख रहे हैं, आपने उनकी नीयत पहचानी है कि नहीं? किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, सत्ता में रहकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नेताओं के लिए जितनी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं उतनी करनी है। जनता को तभी याद करना है, जनता को तभी याद करना है जब चुनाव आता है। जब चुनाव आता है तो जो स्कीम जनवरी में होनी चाहिए उसको एडवांस में अभी से देना शुरू। मेरी बहनें, महंगाई का सामना करने के लिए आपको 2500 रुपए प्रति माह आपके खाते में जाएंगे, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और आपको तेलंगाना में कहीं भी जाना हो बस की यात्रा मुफ्त में मिलेगी। गृह ज्योति योजना के तहत आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए बोलते बोलते 3 बार बिजली चली गई। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम के द्वारा जब आप घर बनाना चाहेंगे तो आपको जमीन मुफ्त में मिलेगी और 5 लाख रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए। राज्य आरोग्य स्कीम बनेगी, राज्य आरोग्य श्री, इसमें आपको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसका मतलब है 10 लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा। बुजुर्ग माता और भाइयों के लिए 4000 रुपए प्रति महीने मिलेगा। आपके लिए माता जी एक विद्या भरोसा कार्ड बनाएंगे नौजवानों के लिए। उस विद्या भरोसा कार्ड वाले नौजवान को 5 लाख तक शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। 2 लाख रोजगार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल खुलवाएंगे। और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों ने इस भूमि के लिए अपना रक्त दिया है। ये हमारी गारंटी है कि उन परिवारों के लिए कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकारों में और खासतौर से इंदिरम्मा के समय में बहुत लोगों को पट्टे दिए गए थे और आदिवासी भाई बहन आपको वन का अधिकार जो है, वन अधिकार कानून आपके लिए लागू होगा और जो योग्य लोग हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। अंबेडकर अभय हस्तम स्कीम बनेगी जिससे एसटी और एससी परिवारों को 12 लाख रुपए की मदद मिलेगी। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को जब उनकी शादी होगी तो 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मेरे मादिगा, माला और अन्य एससी जातियों के लोगों के लिए 3 नए निगम बनाए जाएंगे। हर निगम को 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे आपके भलाई के लिए। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और अगर मैं इस मंच पे खड़े होकर आपको ये सब गारंटी दे रही हूं तो इसका एक आधार है। हमने कर्नाटका में गारंटी दी, जब हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ में जो गारंटी दी थी वो पूरी हुई और कर्नाटका में जब पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें वो गारंटी जो हमने दी थी उनको तय किया गया और आज वो गारंटी लागू हो गई है कर्नाटका में। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ हुआ, कर्नाटका में मेरी बहनों के खातों में पैसे आज जा रहे हैं हर महीने। राजस्थान में गरीब से गरीब लोगों ने हार्ट की सर्जरी कराई, 1 पैसा नहीं देना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम है। राजस्थान में पिछले 5 सालों में 2 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। तो जब हम कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, उसका एक आधार है, हमने करके दिखाया है और हम आपको भी करके दिखाएंगे। जब मैं कांग्रेस के राज्यों में जाती हूं और इस तरह की चुनाव की सभा में मैं भाषण देती हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं जनता को कह पाती हूं
कि आपके लिए हमने ये सारे काम करके दिखाए हैं। मैं चाहती हूं कि जब इस चुनाव के बाद मैं वापस यहां आऊं तो यहां पे भी मैं मंच पर गर्व से ये कह पाऊं कि हमने आपके लिए ऐसी सरकार बनाई जिसने आपको आपके लिए काम करके दिखाया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे आपकी जागरूकता चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप एकदम सोच समझ के इस बार अपना वोट दें, अपनी परिस्थितियों को समझ के। आपके जीवन में पिछले 10 सालों से क्या हो रहा है उसको देखते हुए आप एक नया सवेरा चुनो, एक नई सरकार बनाओ, कांग्रेस को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, ताकि हम सब एकजुट होकर आपके लिए दिन रात एक कर पाए, आपके लिए समर्पित हो पाए। एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, मारपुर रावली, रावली, मारपुर रावली, मारपुर रावली। अब एक बार जोर से जय बोलो तेलंगाना, जय हिंद। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान